नमस्कार। सेकेंड ईयर के मैक्रो इकोनॉमिक्स के पेपर में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है आपके लिए, केंद्रीय बैंक के कार्य। उसे भारत के संदर्भ में जब हम पढ़ते हैं तो भारत के संदर्भ में केंद्रीय बैंक को कौन से कार्य करने होते हैं, इसके लिए पिछले वीडियो में बताया गया। इस वीडियो में मैं आपको यह बताना चाह रही हूँ कि केंद्रीय बैंक द्वारा साख नियंत्रण के जो उपाय भारत में किए जाते हैं वे कौन कौन से हैं और किस प्रकार किए जाते हैं। केंद्रीय बैंक का एक महत्वपूर्ण कार्य होता है साख नियंत्रण करना। जिन देशों में केंद्रीय बैंक करेंसी पर नियंत्रण नहीं रख सकती है वहाँ पर भी साख नियंत्रण केंद्रीय बैंक के द्वारा ही किया जाता है। भारत में साख नियंत्रण जिन जिन उपायों के द्वारा किया जाता है उन्हें हम 3 भागों में विभक्त करते हैं। सबसे पहले मात्रात्मक उपाय हैं, फिर गुणात्मक उपाय और तीसरे अन्य प्रकार के उपाय हैं। मात्रात्मक उपायों में वे उपाय होते हैं जो केंद्रीय बैंक के द्वारा करने पर साख की मात्रा नियंत्रित होती है। साख नियंत्रण के इस प्रकार के लगभग 5 उपाय किए जा रहे हैं जो मोटे तौर पर साख की मात्रा को अर्थव्यवस्था में प्रभावित करते हैं। बैंक दर को कुछ देशों में बट्टे की दर या डिस्काउंट रेट भी कहा जाता है। बैंक दर केंद्रीय बैंक की मुद्रा उधार देने की न्यूनतम दर होती है। वैसे इसी दर पर केंद्रीय बैंक बिलों की खरीद व पुनर्कटौती भी किया करते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट में बैंक दर वह स्टैंडर्ड दर मानी गई है जिस पर उन विनिमय बिलों या अन्य व्यापारिक प्रपत्रों को खरीदने व उनकी पुनर्कटौती के लिए तैयार रहता है जिन्हें वह इस अधिनियम के अंतर्गत खरीद सकता है। लेकिन भारत में बिल बाजार के अभाव में बैंक दर वह दर मानी गई है जिस पर रिजर्व बैंक व्यापारिक बैंक को मुद्रा उधार देता है। 1 अप्रैल 2000 से भारत में बैंक दर 7% हो गई है। यह हर वर्ष परिवर्तित होती रहती है या अर्थव्यवस्था में साख पर नियंत्रण करने के लिए इसमें परिवर्तन किए जाते रहते हैं। 29 अप्रैल 2003 को व्यवसाय बंद होने के बाद से इसे 6% कर दी गई है। तब से यह इसी स्तर पर कायम रही। बैंक दर के बढ़ने के और घटने के आर्थिक प्रभाव होते हैं। यदि बैंक दर में बढ़ोतरी कर दी जाए तो साख संकुचन हो जाता है और बैंक दर को कम करने पर साख में वृद्धि हो जाती है। बैंक दर बढ़ने से व्यापारिक बैंकों को केंद्रीय बैंक से प्राप्त कर्ज अपेक्षाकृत अधिक ब्याज देना पड़ता है, जिससे उनके द्वारा केंद्रीय बैंक से लिए जाने वाला कर्ज कम हो जाता है। साथ में व्यापारिक बैंक अपनी ब्याज की दरें भी बढ़ा देते हैं, जिससे व्यापारी व अन्य ग्राहक कम मात्रा में उधार लेने लगते हैं। यही नहीं बल्कि ब्याज की दर के बढ़ने से लोग बैंक में अधिक मात्रा में रुपया जमा करने लगते हैं। इस प्रकार बैंक दर को मुद्रास्फीति पर नियंत्रण करने के लिए बढ़ाया जाता है। बैंक दर बढ़ने से केवल साख संकुचन ही नहीं होता बल्कि इसके अन्य प्रभाव भी होते हैं। इसके बढ़ने से अर्थव्यवस्था में ब्याज की दरों के बढ़ जाने से नए विनियोगों में कमी आ जाती है
जिससे रोजगार व आय घटने लगते हैं। कीमतों में कमी आ जाने से बैंक दर जो है उसके बढ़ने से कीमतों में गिरावट आ जाती है। यह मुद्रास्फीति के काल में किया जाता है। विदेशी पूंजी बैंक दर के बढ़ने पर आकर्षित होने लगती है और बैंक दर के कम होने पर ये सभी चीज़ें इससे बिल्कुल उलट हो जाती हैं। अर्थात बैंक दर में कमी होने पर साख का विस्तार होता है। बैंक दर में कमी होने पर नए विनियोग बढ़ने लगते हैं, कीमतों में वृद्धि होने लगती है और देश में जो विदेशी पूंजी आकर्षित हो रही थी वो थोड़ी कम हो जाती है। अतः स्थानीय बाज़ार को विकसित करने के लिए, स्थानीय पूंजी को आकर्षित करने के लिए बैंक दर में कमी को उचित ठहराया जाता है। किंतु कीमतों में आई वृद्धि के कारण मुद्रास्फीति के काल में बैंक दर में कमी करना उचित नहीं ठहराया जाता है। बैंक दर की सफलता की कुछ शर्तें होती हैं, जैसे देश में एक संगठित मुद्रा बाजार होना चाहिए, व्यापारिक बैंकें केंद्रीय बैंक से पर्याप्त मात्रा में उधार लें, तभी साख नियंत्रण का यह उपाय सफल हो सकता है। यदि किसी देश में विनियोग के अवसर कम होते हैं तो ब्याज की दर कम हो जाने पर भी लोग ज़्यादा मात्रा में उधार नहीं लेते हैं। यह वहाँ के लोगों के उपभोग की प्रवृत्ति पर आधारित होता है। भारत में बैंक दर का यह उपाय अनेक बार किया गया, किंतु भारतीय आर्थिक स्थिति कुछ इस प्रकार की है कि वर्तमान में न तो इसे मुद्रास्फीति कहा जा सकता है और न ही इसे मुद्रा संस्फीति कहा जा सकता है। यह एक स्टैगफ्लेशन की स्थिति है जो स्टैग्नेंट कंडीशंस में इन्फ्लेशन को बता रही है। अर्थात एक स्थैतिक सी अर्थव्यवस्था हो चुकी है, अधिक वृद्धि दर नहीं हो रही है और फिर भी कीमतों में बेतहाशा वृद्धि हो रही है। दूसरा उपाय है परिवर्तनशील नकद रिजर्व अनुपातों में परिवर्तन। ये जो नकद रिजर्व अनुपात हैं ये दो प्रकार के होते हैं। ये रिजर्व अनुपातों में होने वाले जो परिवर्तन हैं वो वैधानिक तरलता अनुपात में परिवर्तन और नकद रिजर्व कोषों में परिवर्तन, दो प्रकार के इन परिवर्तनों का अर्थ कुछ इस तरह से होता है कि एक है नकद रिजर्व अनुपात, कैश रिजर्व रेशियो, और वैधानिक तरलता अनुपात का अर्थ है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। इन दोनों में सबसे पहले अंतर को समझना है। नकद रिजर्व अनुपात वह अनुपात है केंद्रीय बैंक के पास व्यापारिक बैंकों को अपनी शुद्ध मांग व अवधि देनदारियों का एक निश्चित प्रतिशत नकद जमा के रूप में जो केंद्रीय बैंक के पास रखना पड़ता है वह नकद रिजर्व अनुपात होता है। किसी बैंक के द्वारा उसके पास जो मांग जमाएं, अवधि जमाएं हैं, उन समस्त जमाओं का
एक निश्चित भाग वह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में जमा कराता है। इसे CRR कहा जाता है। दूसरी ओर SLR अर्थात वैधानिक तरलता अनुपात व्यापारिक बैंक को वैधानिक दृष्टि से अपनी शुद्ध मांग व अवधि देनदारियों का एक निश्चित अनुपात अपने पास तरल संपत्ति के रूप में रखना पड़ता है। वह वैधानिक तरलता अनुपात कहलाता है। भारत में तरल परिसंपत्तियों में नकद राशि, सोना या स्वीकृत प्रतिभूतियाँ शामिल की जाती हैं। इस प्रकार CRR में परिवर्तन करके केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों से जो राशि अपने पास रखवाता है उसमें परिवर्तन करता है, और जब वह SLR में परिवर्तन करता है तो बैंकों की कुल जमाओं का जो अनुपात स्वयं के पास तरल संपत्ति के रूप में रखवाना चाहता है उसमें परिवर्तन करता है। इस प्रकार परिवर्तन करने से बैंकों की उधार देने की क्षमता पर सीधा सीधा प्रभाव पड़ता है और इससे बाजार में साख के विस्तार व संकुचन होते हैं। खुले बाजार की क्रियाओं के द्वारा भी केंद्रीय बैंक साख नियंत्रण करता है। अर्थात खुले बाजार की क्रियाओं का अर्थ है कि केंद्रीय बैंक के द्वारा विभिन्न प्रकार की परिसंपत्तियों के क्रय विक्रय के माध्यम से जो संचालित की जाती हैं वे ही क्रियाएं के खुले बाजार की क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे सरकारी प्रतिभूतियाँ, व्यावसायिक विनिमय बिल, विदेशी विनिमय, सोना, कंपनी के शेयर। लेकिन व्यवहार में यह सरकारी प्रतिभूतियों के क्रय विक्रय तक ही सीमित रहता है। खुले बाजार की क्रियाओं में जब केंद्रीय बैंक खुले बाजार से प्रतिभूतियां खरीदने लगता है तो साख का विस्तार हो जाता है। प्रतिभूतियां खरीदकर वह मुद्रा को बैंकों को दे देता है और जब वह प्रतिभूतियां बेचने लगता है तो मुद्रा को वह बैंकों से अपने पास करके प्रतिभूतियों को बेचने लगता है। और ऐसी स्थिति में खुले बाजार के अंतर्गत जब प्रतिभूतियां बेची जाती हैं तो मुद्रा संकुचन होता है या साख संकुचन होता है, और जब ये प्रतिभूतियां खरीदी जाती हैं तो साख का विस्तार हो जाता है। साख मॉनिटरिंग की जो व्यवस्था है यह 1988 में लागू की गई और इस व्यवस्था के अंतर्गत बैंकों को पूरी जांच पड़ताल के बाद बड़े उधार लेने वालों को साख की स्वीकृति के अधिकार दे दिए गए। इसमें कार्यशील पूंजी के प्रस्ताव 5 करोड़ रुपए व अधिक के एवं अवधि कर्ज के मामले 2 करोड़ रुपए से अधिक के होते हैं। जनवरी 1991 से कुछ प्रतिशत मामले ही रिजर्व बैंक की जांच के लिए पेश किए जाते हैं। अतः अब बैंकों को साख की मॉनिटरिंग के ज़्यादा अधिकार दे दिए गए हैं। दूसरे प्रकार के गुणात्मक या विशिष्ट उपाय हैं। साख नियंत्रण के गुणात्मक या विशिष्ट उपायों के अंतर्गत विशेष उद्देश्यों के लिए साख का नियंत्रण किया जाता है। साख नियंत्रण के सामान्य उपाय साख की लागत
व साख की कुल मात्रा को प्रभावित करते हैं, जबकि विशिष्ट नियंत्रण के उपाय उपलब्ध साख की पूर्ति के वितरण को प्रभावित करते हैं। साख नियंत्रण के विशिष्ट साधनों का उद्देश्य ऐसी क्रियाओं को हतोत्साहित करना होता है जो अनावश्यक अथवा कम आवश्यक होती हैं। भारत में इन साधनों का उपयोग खाद्यान्न व आवश्यक कच्चे माल जैसी वस्तुओं में सट्टेबाजी व संग्रह आदि को रोकने के लिए किया गया है। इन्हें सामान्य साख नियंत्रणों के उपायों के साथ अपनाया जाता है। अब तक का अनुभव यह बतलाता है कि इनको सामान्य साख नियंत्रण के उपायों के साथ अपनाकर ही अधिक सफल बनाया जा सकता है। भारत के विशिष्ट साख नियंत्रणों के उपयोग समय समय पर खाद्यान्नों, तिलहनों, कपास, चीनी, वनस्पति तेल व अन्य वस्तुओं में सट्टेबाजी को रोकने के लिए किया गया है। ये उपाय 3 प्रकार के हैं। सर्वप्रथम न्यूनतम मार्जिन की आवश्यकताएं, न्यूनतम उधार की दरें व उधार की अधिकतम सीमाएं। ये 3 प्रकार के उपाय हैं। इनको हम अब डिटेल में अध्ययन करते हैं। न्यूनतम मार्जिन का अर्थ है कि वस्तु विशेष के लिए वह साख की मात्रा जिससे उस वस्तु में सट्टेबाजी व संग्रह कम होने लगता है। किसी वस्तु पर न्यूनतम मार्जिन मान लीजिए 40% है, तो इसका अर्थ हुआ कि बैंक उस वस्तु के आधार पर 60% तक का कर्ज दे सकते हैं। शेष 40% राशि स्वयं व्यवसायियों को लगानी होती है। यदि यह न्यूनतम मार्जिन की राशि बढ़ जाए तो व्यवसायियों को अपनी ओर से लगाई जाने वाली राशि की मात्रा बढ़ जाएगी और ऐसे में न्यूनतम मार्जिन बढ़ा देने पर साख की मात्रा कम हो जाती है। उधार की न्यूनतम दरों को निश्चित करके केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों की उधार देने की न्यूनतम क्षमता को प्रभावित करते हैं और इन न्यूनतम दरों को बढ़ाकर भी साख नियंत्रण का प्रयास कर सकते हैं। गुणात्मक साख नियंत्रण के अंतर्गत आने वाली वस्तुओं पर उधार की न्यूनतम दरों को बढ़ाने से उधार की राशि कम हो जाएगी, जिससे संबंधित वस्तुओं की कीमतें नियंत्रण में आ जाएंगी। प्रायः न्यूनतम मार्जिन व उधार की न्यूनतम दरों को एक साथ प्रयोग में लाया जाता है। विभिन्न व्यवसायों के लिए उधार की सीमा निर्धारित करने के लिए उधार की अधिकतम सीमाएं निर्धारित करने का भी कार्य करके साख नियंत्रण किया जाता है। कभी कभी केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों से यह भी कह देता है कि अमुक अवधि के अमुक कार्यों के लिए अमुक धनराशि से ज़्यादा राशि उधार नहीं देनी है। इस प्रकार की सीमाओं के निर्धारण से साख नियंत्रण किया जाता है। कुछ अन्य उपाय हैं जो साख नियंत्रण करते हैं और जिन्हें केंद्रीय बैंक अपनाता है। ये अन्य उपाय हैं नैतिक दबाव, प्रचार और प्रत्यक्ष कार्यवाही। साख नियंत्रण के मात्रात्मक उपायों के अलावा देश में केंद्रीय बैंक के द्वारा अपने नैतिक दबाव या प्रभाव का भी उपयोग किया जाता है। समय समय पर व्यापारिक बैंकों को पत्र लिखकर उन पर जोर डाला जाता है ताकि वे साख को नियंत्रित करें एवं विशेष वस्तुओं पर उधार की राशि को कम करें। केंद्रीय बैंकों व व्यापारिक बैंकों के परस्पर जो संबंध हैं उनसे यह तय हो जाता है और कभी कभी इनमें विचार विमर्श के आधार पर भी इस प्रकार से नैतिक दबाव बढ़ाना का कार्य किया जाता है। केंद्रीय बैंक
यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर व्यापारिक बैंकों को लिखे गए पत्रों में समय समय पर साख नियंत्रण और साख को नियमित करने के विभिन्न उपायों के बारे में बताते रहते हैं। केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों को साख नियंत्रण की आवश्यकता पर जोर देने के लिए प्रचार की विधि भी अपना सकता है। प्रत्यक्ष कार्यवाही करके भी किन्हीं विशेष बैंकों को ऋण देने से रोकना अथवा अन्य कड़े प्रतिबंध लगाना, कठोर कदमों को लागू करने में आगे आना, किंतु लोकतंत्रात्मक व्यवस्था में बहुत अधिक कठोर कदमों को लागू करना संभव भी नहीं हो पाता है। भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा रेपो दर में बार बार परिवर्तन करना, CRR, SLR, इन सब में परिवर्तन करके मौद्रिक नीति में परिवर्तन किया जाना, मुद्रा की पूर्ति में परिवर्तन करके साख का नियंत्रण भी किया जाता है। मौद्रिक नीति के द्वारा राजकोषीय नीति को भी नियंत्रित कर लिया जाता है। इस प्रकार केंद्रीय बैंक व व्यापारिक बैंकों में परस्पर गहरा संबंध होता है। दोनों मिलकर ही बैंकिंग जगत की विभिन्न क्रियाओं को प्रभावित करते हैं। केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों का मित्र, दार्शनिक व मार्गदर्शक होता है। व्यापारिक बैंकों को आवश्यक वित्तीय साधन उपलब्ध कराता है। सफल बैंकिंग के लिए केंद्रीय बैंक व व्यापारिक बैंकों के कार्यों में पूर्ण तालमेल स्थापित होना चाहिए। भारतीय रिजर्व बैंक को कार्य संचालन की अधिक स्वायत्तता व स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, तभी वह अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में अधिक सफल व सक्षम हो सकता है। सरकार को भी अपने वित्तीय घाटे व व्यय सीमित करने चाहिए, अन्यथा रिजर्व बैंक मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में वांछित सफलता प्राप्त नहीं कर सकती है। भारतीय रिजर्व बैंक व भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के बीच एक महत्वपूर्ण समझौता 1994 में हुआ, जिसके तहत 97-98 से तदर्थ ट्रेजरी बिलों की बिक्री से केंद्रीय सरकार के बजट घाटे की पूर्ति करने की पुरानी प्रक्रिया को बंद कर दी गई और इसके स्थान पर वेज एंड मीन्स एडवांसेस WMA की नई व्यवस्था लागू की गई, जिसके अंतर्गत रिजर्व बैंक भारत सरकार को राज्य सरकारों की भांति ही अल्पकालीन वित्त प्रदान कर पाएगा। इस कदम से भारतीय रिजर्व बैंक की स्वायत्तता बढ़ी और काफ़ी लंबे समय तक यह नीति चर्चा में भी रही। इस प्रकार केंद्रीय बैंक जो इस देश के पूरे मौद्रिक प्रणाली का हृदय है, वह पूरे साख नियंत्रण करके देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है। धन्यवाद।